हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। एग्जाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि संविधान, जिसको आप बोलते हैं राज व्यवस्था। ओके। और क्लास नंबर आज ये हमारी दूसरी है। इससे पहले क्लास नंबर फर्स्ट ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड है। तो जिन स्टूडेंट ने क्लास नंबर फर्स्ट ना देखी हो तो उस वीडियो को जाकर के आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो से आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। और ये तरीका है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का। ओके, क्योंकि ये ट्रिक नहीं, ये ट्रिक का बाप हम आपको दे रहे हैं। अगर आपने ये 10 स्लाइडें पढ़ ली, आपसे कहीं ना कहीं 5 नंबर का या 3 नंबर का आपका कहीं ना कहीं जरूर आपका उत्तर, मतलब कहीं ना कहीं आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे अपने प्रश्नों में, अपने अपने प्रश्नों को अपने एग्जाम हॉल में। ओके। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो क्लास है आप लोगों के लिए हम डाल रहे हैं ऑलरेडी। हमने ऑलरेडी हिंदी क्लासेस डाल दी है इस चैनल पर, हिंदी की। हमने साइंस क्लासेस डाल दी है, हमने भूगोल का क्लासेस डाल रखी, हमने इन्वायरमेंट यानी कि ईवीएस के हमने क्लास ऑलरेडी इसमें चैनल पर डाल रखी। इसके साथ साथ आज ये आपकी क्लास नंबर 2 है संविधान की। ऑलरेडी इसी चैनल पर उन वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और सबसे खास बात यह है इस क्लास की कि प्रश्न से इस क्लास से जितने प्रश्न बनेंगे हम आपको प्रॉपर तरीके से बताते हुए चलेंगे कि इस क्लास से आपके कितने प्रश्न बनने वाले हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाद में मेरे पास कॉल आती है कि भाई आपका मैंने पढ़ता तो हूँ लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता। हो सकता है ना आए, ऑल पर प्रेस करना, तभी तो मैं कहता हूँ कि ऑल पर प्रेस करना, तभी सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया तो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में 2 से 3 नंबर आप स्किप कर जाओगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। जब भारत का संविधान बना तो इसका विकास कहाँ कहाँ से हुआ, यानी कौन कौन से अधिनियम एक्ट पारित किए गए और कौन कौन सी भारत के संविधान की सीढ़ियाँ बनी। बात कर लेते हैं भारत के संविधान की, यानी भारत को, जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को समझने के ब्रिटिश काल के दौरान हुए संविधान को भारत को जानना जरूरी है। यानी कि जब भारत का हमारा संविधान बना तो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को समझने की ब्रिटिश काल के दौरान जब अंग्रेज हमारे भारत में शासन कर रहे थे, उसी के दौरान हुए संवैधानिक विकास को जानना जरूरी है। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने कल बता दिया था कि संविधान क्या है। यानी संविधान लिखित दस्तावेज है। आपसे पूछेगा ना संविधान क्या है, लिखित दस्तावेज है कि अलिखित दस्तावेज है। तो भारत एक लिखित संविधान, लीगल लीगल बॉडी है। ओके, लीगल निकाय है। तो लिखित संविधान है हमारे भारत का और अलिखित दोनों भी है, और सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत की है। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से दो प्रमुख संवैधानिक विकास कौन कौन से हुए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के अधीन, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन सत्ता चला रही थी, तभी 16 से 1857 तक के बीच में, यानी कंपनी के रूल, जो कंपनी के नियम बनाते थे उन्हीं के अनुरूप शासन सत्ता चलाई जाती थी। नेक्स्ट है, अब इसी में अगला था कि जो ब्रिटिश जो सम्राट के शासन के अधीन कौन था, यानी जो ब्रिटिश क्राउन थी, उनके उनका शासन कब से कब तक रहा। ये तो कंपनी शासन रहा, ये तो कंपनी का शासन है 1600 से 1857 के बीच में। फिर ब्रिटिश साम्राज्य का जो शासन कब से कब तक रहा, तो इनका शासन रहा 1858 से 1947 तक के बीच में। ओके। अब बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। अब 1600 और 1853 और से लेकर 1857 तक के बीच में रहा है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। बाद में ये फिर ब्रिटिश क्राउन के पास से चला गया है। अब बात कर लेते हैं कि 1600 का जो राज लेख था उसमें क्या क्या था और इसमें किसके द्वारा ये सभी देशों में व्यापार करने के लिए ये कंपनी भेजी गई थी। तो बात कर लेते हैं हम, एक मिनट, जबर हाँ लिखा है आपका जिसमें इस राजलेख के माध्यम से जो महारानी एलिजाबेथ थी, जो वहां की रानी थी इंग्लैंड की, यानी एलिजाबेथ जो क्वीन थी, उन्हें 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना कर उसे भारत में तो व्यापार करने के लिए भेजा था, उसके साथ साथ
15 देशों सहित दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने का अधिकार यानी मोनोपोली दे दिया था। किसने? एलिना महारानी एलिजाबेथ ने कब दिया था? 31 दिसंबर 1600 को। और किसके लिए ये व्यापार करने के लिए दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप भारत में और 15 जो आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं वहां पर जाकर के आप बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। ओके, तो इस पॉइंट से आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं EIC। स्थापना, जब इसकी स्थापना हुई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 30,133 30,133 पाउंड इसकी कुल पूंजी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगर बात कर लेते हैं इसकी टोटल भागीदार कितने थे, तो टोटल भागीदार थे 217, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, बहुत सारे बिजनेस व्यापारी थे उसमें। टोटल इसमें जो भागीदार थे 217 थे। बात कर लेते हैं, अब आपका प्रश्न कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो उस समय अकबर का शासन था। ओके, ये पॉइंट है, पॉइंट 1.1 नंबर आपको कहीं ना कहीं दिलाएगा। ओके, तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का शासक कौन था, तो अकबर था, जिसको आप लोग अकबर महान कहते हैं। जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। ओके, फिर बात कर लेते हैं कि पूंजी कंपनी ने भारत में अपना कार्य 1608 में सूरत से, यानी सूरत में, जो अंग्रेजों ने जो अपनी पहले फैक्ट्री खोली थी सूरत में, और कहा जहांगीर के काल में इन्होंने जहांगीर से इस चीज की मदद मांगी थी कि हमें फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत में कुछ जगह दीजिए। तो जहांगीर ने उतनी समय इन अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने के लिए अपनी सूरत में जगह प्रदान की थी। किसने? जहांगीर ने। आपका एक नंबर ये बन जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो शासक था अकबर। अगर कहते हैं कंपनी ने भारत में अपना कार्य कब स्टार्ट किया था? 1608 में। कहाँ पर? सूरत में। उस समय जो भूमि किसने दी थी, तो जहांगीर के द्वारा इनको जमीन दी गई थी कि आप अपनी कोठी बनाइए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। इससे आपके 2 से 3 नंबर बन जाएंगे। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब कहीं बन जाएंगे तो ध्यान रखिए इस चीज को बेहतर तरीके से। ठीक है, कंपनी का सारा कार्य और प्रशासन और गवर्नर, यानी जो कंपनी का पूरा प्रशासन था, तो जो गवर्नर और उसकी जो परिषद वो संभालती थी। अब बात करते हैं कि गवर्नर और उसकी जो काउंसिल यानी जो उसकी परिषद थी उसमें कौन कौन से सदस्य कौन कौन थे, तो उसमें था गवर्नर मेन था, उसका एक उप गवर्नर भी था कंपनी का, और उसमें 24 सदस्य थे। यानी ये तीन जी इतने 24 और 2 26 लोग मिल करके ही अपनी जो इस कंपनी को संभालते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, अब बात कर लेते हैं ये जो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये प्रेसिडेंसी नगर थे, क्योंकि इनका प्रशासन गवर्नर और उसकी मंत्रिपरिषद देखती थी। किसको? बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये प्रेसिडेंसी नगर थे। और बात कर लेते हैं इनके प्रशासन का सारा कार्य देखती थी गवर्नर और उनकी परिषद देखती थी। ओके, बढ़ते हैं आगे और। अब बात करते हैं हम जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि अभी यूपीएससी का पेपर था, उसमें था कौन से एक्ट से बंगाल को गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो 1833 वाले का उसमें उत्तर था। तो इसमें ये फंडामेंटल आपका तैयार करेगा, जो हमारे क्लास आपको हम दे रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र आपका ये फंडामेंटल तैयार करेगा। और इस क्लास से कितने प्रश्न आएंगे प्रॉपर तरीके से हम उसका भी सभी का रिव्यू करते मैं चला जा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि जो तात्कालिक जो ब्रिटिश जो पीएम थी वहां की, जो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित गुप्त समिति, यानी उन्होंने जो वहां का जो प्रधानमंत्री था, जो लॉर्ड नॉर्थ था के द्वारा एक समिति, गुप्त समिति गठित की गई थी। ठीक है, ये उसी की सिफारिश के आधार पर ही पास हुआ था, पारित हुआ था, पास हुआ था। अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। एक्ट का उद्देश्य था कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण कर उसके दोषों को दूर करना था। अगर यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने गुप्त संस्था को गठित कर दिया था, तो उस संस्था का काम क्या था, उसका काम यही था एक्ट का, क्योंकि कंपनी के जो प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी
और उनके जो दोस्त थे उनको दूर करने के लिए ये गठन उसका किया गया था एक्ट का। अब बात करते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे। तीन थी क्योंकि इनके जो संभालने कार्य था बंगाल गवर्नर और वहाँ की परिषद देखती थी। तो इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों जो प्रेसिडेंसी का संयुक्त गवर्नर बना दिया गया। ओके, किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब रेगुलेटिंग एक्ट दो है, 1773 है और 1774 है। तो 1773 की सभी ये विशेषताएं हैं। ओके, जो बंगाल का पहला गवर्नर था, यानी 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। और ये पहला वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसको वेरी 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 जितने आपको वेरी लगाना हो उतने लगा लीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखने हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर हम। लिखा है गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 जो सदस्यों की एक कार्यकारिणी यानी कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। गवर्नर जनरल की जो हेल्प करें उसके लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। उनमें कौन कौन थे? उसमें फिलिप थे, क्लेवरिंग थे और मानसन थे और वरवेल थे, यानी 4 सदस्य थे जो कि उस गवर्नर की हेल्प करते थे। आपका ये प्रश्न जरूर कहीं ना कहीं पूछ जाएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। उसमें क्लाइव भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन क्लाइव नहीं था, उसमें पहला यही था, वारेन हेस्टिंग्स। अब बात कर लेते हैं हम इस एक्ट के तहत 1774 में, क्योंकि 1773 में जो कमियां रह गई थी 1774 में उसमें सुधार किए गए। तो 1774 इस एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में जो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ओके, और जो कोलकाता में कब इसके फैसले के विरुद्ध अपील या प्रोविंसी काउंसिल लंदन में होगी। अब जो 1773 में जितने भी एक्ट जो पारित हुआ था उसकी जो कमी को पूरा करने के लिए 1774 में फिर एक बार एक्ट बनाया गया कि जो भी कमियां होंगी हम उसको पूरा करेंगे। ओके, तो और इसके विरुद्ध जो भी अपील होंगी वो भारत में नहीं बल्कि जो इसकी सुनवाई लंदन में होगी। ओके, अब इसमें हम जजेस की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ जज भी थे, जिसमें इसमें 4 जज थे। ओके, सुप्रीम कोर्ट में जो इसमें बना था उसमें 4 जज थे। जो पहला इसमें जो चीफ जस्टिस थे यानी जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम है सर एलियाज इम्पे। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसमें 4 सदस्य थे और अदर जो और जज थे उनका नाम है चेम्बर्स, लेमन स्ट्रेन और हाइड। ये 4 सदस्य इसके भी थे। पूरे मिलाकर के सॉरी मेरे तीन ये थे और चौथा सर एलियाज इम्पे थे, यानी कि पूरे 4 सदस्य थे। नेक्स्ट है अगला जो आपका एक्ट है 1781 का जो बंदोबस्त एक्ट था, और ये 10 वर्ष के आसपास ये बनाए गए थे कि हाँ जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए। लिखा है 1771 का संशोधनात्मक एक्ट था और 1773 के तहत जो कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया था 1781 का संशोधनात्मक एक्ट। आप बात कर लेते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जब था, इसके द्वारा क्या हुआ था और इसकी विशेषताएं क्या है। तो हम प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताते हुए चलेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या थी 1784 की पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट की। ओके, बात कर लेते हैं इसके द्वारा दोहरी शासन प्रणाली यानी कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। ओके, यहाँ दोहरी शासन प्रणाली की स्टार्ट व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1784 के की एक्ट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इसके दो थे, एक तो वाणिज्यिक मामले थे यानी कि व्यापारिक मामले थे, और इसका सेकंड जो था यानी फर्स्ट मामला था और सेकंड राजनीतिक मामले थे। ओके, अब इनकी जिम्मेदारी किस किस की थी? इसके जो व्यापारिक मामले यानी कि वाणिज्य मामले थे, इसके निर्देशक मंडल यानी डायरेक्टर बोर्ड, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, यानी इन नियंत्रण यानी पर्यवेक्षक के लिए क्या था कि इनको देखता था, इनका एक अलग व्यक्ति देखता था और ये एक अलग व्यक्ति देखता था, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देखते थे, ये देखते थे वाणिज्य मामले यानी कि व्यापार जितने मामले होते थे ये देखते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अगर राजनीतिक मामले की अगर आप बात करते हैं तो इसको देखने का पूरा कार्य करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसको आप बोलते हैं नियंत्रक मंडल। ओके, तो ये आपकी स्लाइडें यहाँ पर से पूरी 10 स्लाइडें हैं और पूरी की पूरी स्लाइडें खत्म हो चुकी हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक में आप बने रहे होंगे तो इस क्लास से जितने प्रश्न आ रहे होंगे मैंने प्रॉपर तरीके से अपना भरसक बताने का प्रयास किया है। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो क्लासेज आप लोगों की चलाई जा रही हों अब तक पहुंच सके। इसके लिए आप लोग 102 से 3 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि ये कंटेंट आप लोगों को 1.5-2 घंटे कंटेंट आपको दिया जाता है और से कम समय में। ओके, इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपको हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके आप फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर सकते हैं। इससे हमें मोटिवेशन थोड़ा मिलेगी। और एक मैं और बताना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक करने में सबसे पीछे हैं। अगर एकलव्य ने तो अपना अंगूठा दान कर दिया था एक आचार्य के लिए, लेकिन आप उसे अंगूठे से एक लाइक नहीं कर सकते हैं। तो एक लाइक करिए भाई, और आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू मेरे दोस्त, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्द हम और अलग अलग वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे, अच्छा से अच्छा कंटेंट जो हमारी कैपेसिटी हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे दोस्त।